बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 9, सांख्यिकी। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 95। अध्याय 9, सांख्यिकी। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की प्रवृत्ति काफी सीमा तक संख्यात्मक होने के कारण प्रायः मनोविज्ञान में आंकिक समंकों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मानव जीवन का आरंभ संख्या से होता है और इसका अंत भी संख्या में ही होता है। जीवन के सभी क्षेत्र में लाभ हानि की चर्चा होती है। कितना लाभ हुआ, कितनी हानि, प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष किसी न किसी रूप में ये समस्या विद्यमान रहती है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से अथवा इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है राजनीतिक स्थिति। दूसरे शब्दों में व्याख्या की जाए तो कहा जा सकता है कि जिस राज्य में राज्य की स्थिति की जानकारी होती है वो सांख्यिकी कहलाती है। प्राचीन काल में राज्य की जनशक्ति, धन शक्ति, आय व्यय तथा भूमि व कृषि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संकलन शासकों द्वारा कराया जाता था तथा राज्य की प्रशासनिक नीतियां काफी सीमा तक इन आंकड़ों पर निर्भर करती थी। यही कारण था कि आंकड़ों के संकलन से संबंधित कार्य को राज्य तंत्र का विज्ञान अथवा सम्राटों का विज्ञान कहा जाता था। इन्हीं शब्दों से कालांतर में स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव हुआ। आधुनिक युग में सांख्यिकी को ज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। सांख्यिकी के अर्थ विस्तार व क्षेत्र की स्पष्टता की पुष्टि के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित शब्दों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नवत है। सटक्लिफ के अनुसार सांख्यिकी पूर्ण निश्चित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करना है। स्टैटिस्टिक comprise the collection, tabulation, presentation and analysis of an aggregate of the fact collected in the methodological manner without bias and related to the predetermined purpose. According to Sutcliffe, किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन करने की विधि सांख्यिकी विज्ञान है। Science of statistics is the method of judging collective natural or social phenomena from the result obtained by the analysis of an enumeration or collection of estimates, according to King. पृष्ठ 96। सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए आंकिक समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान है। According to Seligman, statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry.
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सांख्यिकी वो विज्ञान है जो किसी समस्या से संबंधित समंकों को एकत्रित तथा विश्लेषित करके आवश्यक निष्कर्ष ज्ञात करने से संबंधित है। शिक्षा में आज सांख्यिकी का प्रयोग अधिक हो रहा है। छात्रों के नाम रजिस्टर में लिखे जाने के समय से ही सांख्यिकी का कार्य आरंभ हो जाता है। छात्र अनेक आयु वर्ग के होते हैं। छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि का विश्लेषण करके शैक्षणिक निदान निकालते हैं। सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। इस ज्ञान की महत्ता निम्न प्रकार से है। समंकों को संक्षेपीकरण में प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकी की सहायता से समंकों अथवा प्राप्त सूचनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विस्तृत अध्ययन में प्रायः विशाल मात्रा में समंकों को एकत्रित किया जाता है, परंतु आंकड़ों के इस समूह से निष्कर्ष को प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए इन आंकड़ों के द्वारा व्यक्त की जाने वाली सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों के विशाल समूह को वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण की विभिन्न विधियों के द्वारा सांख्यिकी संक्षेप में प्रस्तुत करती है। समूह तुलना। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन न करके प्रायः समूह का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति समूहवादी होने के कारण ये व्यक्तिगत इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समूह की विशेषताओं का अध्ययन करती है। कक्षाओं की उपलब्धि हर विषय में समान नहीं होती। कोई कक्षा किसी विषय में अधिक तीव्र होती है तो अन्य कक्षा किसी अन्य विषय में। एक ही कक्षा के विभिन्न वर्गों की एक ही क्षेत्र में उपलब्धि समान नहीं रहती। कक्षा समूहों के तुलनात्मक अध्ययन से वास्तविक स्थिति की जानकारी हो जाती है। सांख्यिकी वास्तविक तुलना की स्थिति उत्पन्न करती है। व्यक्तिगत तुलना। सांख्यिकी समान अथवा असमान आयु, योग्यता, बुद्धि प्राप्त अंकों वाले छात्रों के स्तर का व्यक्तिगत रूप से तुलनात्मक अध्ययन करने में सांख्यिकी सहायता देती है। सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता का अध्ययन करती है। यदि समूह के सदस्य पूर्ण रूपेण समान हैं, तब केवल एक व्यक्ति से प्राप्त सूचनाओं से समूह की विशेषताओं का ज्ञान हो सकता है। वास्तव में सांख्यिकी विधियां केवल उन्हीं गुणों या विशेषताओं का अध्ययन करती हैं जिनमें समूह के सदस्य परस्पर कुछ भिन्नता रखते हैं। पृष्ठ 97। शैक्षिक कुशलता के लिए आवश्यक। कक्षा में विषय विशेष का शिक्षण देने के पश्चात शिक्षक का दायित्व समाप्त नहीं होता। उनका दायित्व छात्रों को पढ़ाना, अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार परिवर्तन की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। परीक्षा फल का उचित विश्लेषण अध्यापक के व्यवसाय की कुशलता की बुद्धि के लिए आवश्यक है। समस्या के संख्यानात्मक पक्ष का अध्ययन। सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का प्रयोग केवल उन्हीं समस्याओं तक सीमित रहता है जिन्हें संख्यात्मक समंकों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। गुणात्मक विशेषताओं जैसे बुद्धि, सौंदर्य, ईमानदारी आदि से संबंधित समस्याओं का सांख्यिकी तब तक ही अध्ययन कर सकती है जब या तो विशेषताओं के आधार पर बने वर्गों में व्यक्तियों को बांटकर प्रत्येक वर्ग में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की गई है। सांख्यिकी परिणाम सदैव संभावनाओं द्वारा व्यक्त होते हैं। सांख्यिकी विधियों से प्राप्त परिणाम पूर्ण रूपेण नहीं होते। आगमन तर्क पर आधारित होने के कारण सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्षों के पूर्ण सत्य होने का दावा करना असंभव होता है। यही कारण है कि समाप्ति के संबंध में सांख्यिकीविद कोई भी बात 100% विश्वास से नहीं कहता है। वस्तुतः सांख्यिकी परिणाम सदैव ही संभावनाओं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। चरों का अध्ययन। सांख्यिकी के अंतर्गत चरों का अध्ययन किया जाता है। गणितीय समीकरणों अथवा सिद्धांतों के द्वारा संचालित होने वाली समस्याएं सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसे गैस के ताप, दाब व आयतन से संबंधित समस्याएं सांख्यिकी समस्याएं नहीं है, परंतु जन्म दर, मृत्यु दर, बुद्धि लब्धि, उपज, शैक्षिक संप्राप्ति, अभिवृत्ति आदि चरों से संबंधित समस्याएं सांख्यिकी समस्याएं हैं, क्योंकि वे चर अनेक रैंडम कारकों से प्रभावित होते हैं तथा इन्हें पूर्ण यथार्थ ढंग से किसी सूत्र या समीकरण से व्यक्त करना संभव नहीं है। परिणामों की व्याख्या सदैव संदर्भ युक्त। सांख्यिकी परिणामों की व्याख्या सदैव ही संदर्भ युक्त होती है। संदर्भहीन व्याख्या अथवा सांख्यिकी विधियों से खिलवाड़ करने पर दिए आंकड़ों से असत्य निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अतः इन विधियों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे विश्वसनीय तथा वैध परिणाम प्राप्त हो सके। आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण। आंकड़ों को जनसाधारण के लिए लोकप्रिय, उपयोगी व बोधगम्य बनाने के लिए इन्हें रेखाचित्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। रेखाचित्रों की सहायता से प्रदर्शित आंकड़े सरलता व शीघ्रता से समझ में आ जाते हैं। ये रेखाचित्र मन मस्तिष्क पर अधिक समय तक प्रभावी रहते हैं। इन्हें निरूपित करने की अनेक विधियां हैं। पृष्ठ 98। दंडारेख।
दंड आरेख को स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या प्रदर्शित करने के लिए अथवा तुलनात्मक प्रस्तुति के लिए प्रायः दंड आरेख का उपयोग किया जाता है। इसमें दंड का आकार समान होता है। इसका निरूपण करना सर्वाधिक सरल होने के कारण अनुपात में रखा जाता है। दंड आरेख लंबवत या क्षैतिज बनाया जा सकता है। वृत्तारेख, इसे चक्रारेख भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारणतया किसी समूह की संरचना या गठन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण होता है। इस कोण को समूह के विभिन्न उपसमूहों में छात्रों की संख्या के अनुरूप भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वृत्तखंड से संबंधित उपसमूहों में छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके निर्माण के लिए पहले विभिन्न उपसमूहों के लिए कोणों के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात उस वृत्त को प्रोट्रैक्टर की सहायता से वांछित कोण वाले वृत्तखंडों में विभक्त कर लिया जाता है। विभिन्न वृत्तखंडों को विभिन्न रंगों से या अलग अलग संकेतों से भरकर वृत्त को अधिक आकर्षक, साथ ही साथ संकेतों से ही उनके द्वारा प्रदर्शित उपभागों को ज्ञात कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र की फसल पैदावार को अलग अलग दर्शाया जाना है, जैसे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुल उत्पादन 700 मीट्रिक टन रहा, जिसमें से 250 मीट्रिक टन गेहूं, 350 मीट्रिक टन चावल, 20 मीट्रिक टन तिलहन, 40 मीट्रिक टन दलहन, 40 मीट्रिक टन में अन्य फसल रही है। इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक फसल के प्रदर्शन क्षेत्र उनके कोणों का माप ज्ञात करके प्रदर्शित किए जा सकते हैं। पृष्ठ 99। आवृत्ति दंडाकृति। आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को भी दंडाकृति या स्तंभाकृति या आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। निर्माण के समय प्राप्तांक वर्गों को क्षैतिज रेखा पर तथा आवृत्तियों को लंबवत रेखा पर लिया जाता है। पेपर पर 2 लंबवत रेखाएं इस प्रकार खींचते हैं कि लंब रेखा वर्टिकल लाइन और वाई एक्स आधार रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्स को बाईं ओर परिच्छेदित करे। जहां पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे संकेताक्षर से लिखते हैं। इसके पश्चात एक पैमाने का निर्धारण कर लेते हैं कि लंब रेखा पर कितने खानों या दूरी से एक आवृत्त को व्यक्त किया जाएगा। इसी प्रकार के आधार रेखा के लिए भी पैमाने का निर्धारण किया जाता है कि आधार रेखा पर कितने खानों या दूरी से एक प्राप्तांक वर्ग को व्यक्त किया जाएगा। पैमाना निर्धारण के समय ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि चित्र की लंबाई या चौड़ाई में लगभग 2:3 या 3:4 होना चाहिए। इसमें आवृत्ति आकर्षक बनती है। पृष्ठ 100। यहाँ पर छात्रों की संख्या और आवृत्ति दी गई है, जिसे एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। छात्रों की संख्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 105 और आवृत्ति है 8, 2, 13, 26, 8, 11, 28। इसे एक ग्राफ की सहायता से यहाँ पर दर्शाया गया है। आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए आवृत्ति वितरण में सबसे नीचे व सबसे ऊपर एक एक वर्ग और जोड़े लेते हैं तथा उनकी आवृत्ति शून्य मान लेते हैं। तत्पश्चात विभिन्न वर्गों की कुल आवृत्तियों को उन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित मानकर बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं या फिर इन सब बिंदुओं को क्रम में सरल रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाता है। इस प्रकार बहुभुज के रूप में एक चित्र उभर कर आता है जिसे आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र। जब संचयी आवृत्तियों को लेकर आवृत्ति वक्र बनाया जाता है तो प्राप्त वक्रों को संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र बनाते समय विभिन्न वर्गों की संचयी आवृत्तियों को उन वर्गों की वास्तविक उच्च सीमाओं पर अंकित करते हैं। पृष्ठ 101। उदाहरणार्थ, प्राप्तांक 45 से 49 आवृत्तियां, जिसको कि F से डिनोट करते हैं। 5 संचयी आवृत्तियां, उसको F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से, और ये है 48। प्राप्तांक 40 से 44 आवृत्तियां 7 संचयी आवृत्ति 43। प्राप्तांक 35 से 39 आवृत्तियां 9 संचयी आवृत्तियां 36। प्राप्तांक 30 से 34 आवृत्तियां 11 संचयी आवृत्तियां 27। प्राप्तांक 25 से 29 आवृत्तियां 7 संचयी आवृत्तियां 16। प्राप्तांक 20 से 24 आवृत्तियां 5 संचयी आवृत्तियां 9। प्राप्तांक 5 से 19 आवृत्तियां 4 संचयी आवृत्तियां 4। प्राप्तांक 4 से 14 आवृत्तियां 0 संचयी आवृत्तियां 0। आवृत्तियों का कुल योग, जिसे n से डिनोट करते हैं,
ये हुआ 48। अब इसे एक ग्राफ के द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। केंद्रवर्ती मान प्राप्तांकों के सारणीयन के पश्चात महत्वपूर्ण तथ्य है प्राप्तांकों का मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन में प्राप्तांकों के केंद्रवर्ती मानों का अधिक महत्व है। इसका दोहरा महत्व है। एक तो ये पूरे समूह के प्राप्तांकों के औसत की ओर संकेत करता है, दूसरे 2 या 2 से अधिक समूहों के प्राप्तांकों की तुलना में सहायक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मध्यमान, नंबर 2 मध्यांक, नंबर 3 बहुलक। मध्यमान सांख्यिकी में जिसे मध्यमान कहते हैं, सामान्य गणित में उसे औसत कहते हैं। प्रतीक रूप में मध्यमान को डा चिन्ह से अंकित किया जाता है। इसका साधारण तरीका है संख्याओं को जोड़कर संख्याओं के कुल योग से भाग कर दिया जाए। पृष्ठ 102। उदाहरणार्थ किसी विद्यार्थी को हिंदी में 40 अंक, गणित में 55 अंक, विज्ञान में 45 अंक तथा अंग्रेजी में 35 अंक मिले हैं। इसका मध्यमान ज्ञात करना है। इस समस्या के समाधान के लिए कुल अंकों का योग ज्ञात किया जाता है। कुल n विषय अर्थात प्राप्तांकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। इसे निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। m = सिग्मा x अपॉन n, जिसमें सिग्मा x है प्राप्तांकों का योग, n है प्राप्तांकों की कुल संख्या। अब इसे हल करते हैं। 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 35/2 ये होगा 175/4 बराबर 43.75। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उस विद्यार्थी का औसतन या मूल्यांकन प्राप्तांक 43.75 रखा गया है। सांख्यिकी में समूह युक्त आंकड़ों से औसत निकाली जाती है। ये औसत मध्यमान के नाम से पुकारी जाती है। मध्यमान ज्ञात करने का निम्न सूत्र प्रयोग किया जाता है। m = सिग्मा fx अपॉन n, जिसमें m = मध्यमान, सिग्मा fx = पुनरावृत्ति एवं गुणनफलों का योग, n होता है कुल आवृत्ति और सिग्मा होता है वो चिन्ह जिसे सिग्मा कहा जाता है। 30 छात्रों को दिए गए प्राप्तांकों से मध्यमान निकालिए। प्राप्तांक 23 से 25 छात्र 3, प्राप्तांक 21 से 23 छात्र 4, प्राप्तांक 19 से 21 छात्र 5, प्राप्तांक 17 से 19 छात्र 6, प्राप्तांक 15 से 17 छात्र 5, प्राप्तांक 13 से 15 छात्र 4, प्राप्तांक 11 से 13 छात्र 3। छात्रों का कुल योग 30। नंबर 1 सर्वप्रथम हल हेतु प्राप्तांकों का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए प्राप्तांकों की निम्न तथा उच्च सीमा का योग करके उसे भाग कर देंगे। नंबर 2 मध्य बिंदु की आवृत्ति से गुणा कर देंगे। सिग्मा चिन्ह का अर्थ है योग, f का अर्थ है आवृत्ति, x का अर्थ है प्राप्तांक का औसत। 11 से 13 वर्गांतर में 3 छात्रों ने अंक प्राप्त किया। 11 से 13 वर्गांतर का मध्य बिंदु 12 है, अतः fx का अर्थ f × n यानी 12 × 3 बराबर 36 हुआ। पृष्ठ 103। नंबर 3 x का कुल योग प्राप्त करके सूत्र के अनुसार अभीष्ट उत्तर ज्ञात कर लेंगे। नंबर 4 अभीष्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए सारणी निम्न प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला कॉलम है प्राप्तांक का, दूसरा मध्य बिंदु, तीसरा आवृत्ति यानी स्मॉल f और चौथा आवृत्तियों का गुणनफल यानी कि स्मॉल fx। प्राप्तांक 23 से 25, मध्य बिंदु 24, आवृत्ति 3, आवृत्तियों का गुणनफल 72। प्राप्तांक 21 से 23, मध्य बिंदु 22, f4 fx 28। प्राप्तांक 19 से 21, मध्य बिंदु 20, आवृत्ति 5, आवृत्तियों का गुणनफल 100। प्राप्तांक 17 से 19, मध्य बिंदु 18, आवृत्ति 6, आवृत्तियों का गुणनफल 108। प्राप्तांक 15 से 17, मध्य बिंदु 16, आवृत्ति 5, आवृत्तियों का गुणनफल 80। प्राप्तांक 13 से 15, मध्य बिंदु 14, आवृत्ति 4, आवृत्तियों का गुणनफल 56। प्राप्तांक 11 से 13, मध्य बिंदु 12, आवृत्ति 3, आवृत्तियों का गुणनफल 36। m = सिग्मा fx अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे। m = 540/30 बराबर 18। इस प्रकार मध्यमान प्राप्त हुआ। इस विधि को बड़ी विधि कहते हैं। मध्यमान निकालने के लिए एक और सांख्यिकी शास्त्र में प्रचलित विधि है। इस विधि को संक्षिप्त विधि कहते हैं। संक्षिप्त विधि का सूत्र इस प्रकार से है m = a प्लस सिग्मा fd अपॉन n इंटू i, जिसमें कि m = मध्यमान, a = कल्पित माध्य, e = आवृत्ति, i = वर्गांतर और e = वर्गांतर के मध्यमान के कल्पित मध्यमान से अंतर। उदाहरणार्थ दिए गए समूह के प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का मध्यमान ज्ञात कीजिए।
90 से 100 1, 80 से 90 10, 70 से 80 16, 60 से 70 12, 50 से 60 10, 40 से 50 9, 30 से 40 8, 20 से 30 7, 10 से 20 5, कुल योग हुआ 78। पृष्ठ 104। हल के लिए ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, प्राप्तांकों के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। नंबर 2, प्राप्तांकों के मध्य में किसी एक स्थान पर कल्पित मध्यमान निर्धारित करेंगे। नंबर 3, कल्पित मध्यमान से दूरी ज्ञात करेंगे, इसे हम x चिन्ह से अंकित करेंगे। नंबर 4, इसके पश्चात आवृत्तियों तथा कल्पित मान से दूरी का गुणा करेंगे और उसके योग से मध्यमान की गणना करेंगे। यहाँ पर एक सारणी के द्वारा इसे समझाया गया है, जिसमें 5 कॉलम्स बनाए गए हैं। पहला कॉलम है प्राप्तांक, दूसरा है मध्य बिंदु, तीसरा आवृत्ति यानी कि स्मॉल f, कल्पित मध्यमान से दूरी चौथा कॉलम है, जिसे d से भी प्रदर्शित करते हैं। पांचवा कॉलम है आवृत्ति गुणे विचलन, जो कि स्मॉल fd से डिनोट होता है। प्राप्तांक 90 से 100, मध्य बिंदु 95, f1 d+4 fd+4। प्राप्तांक 80 से 90, मध्य बिंदु 85, f10 d+3 fd+30। प्राप्तांक 70 से 80, मध्य बिंदु 75, f16 d+2 fd+32। प्राप्तांक 60 से 70, मध्य बिंदु 65, f12 d+1 fd+12। 50 से 60, प्राप्तांक मध्य बिंदु 55, f10 d0 fd0। प्राप्तांक 40 से 50, मध्य बिंदु 45, f9 d-1 fd-9। प्राप्तांक 30 से 40, मध्य बिंदु 35, f8 d-2 fd-16। प्राप्तांक 20 से 30, मध्य बिंदु 25, f7 d-3 fd-21। प्राप्तांक 10 से 20, मध्य बिंदु 15, f5 d-4 fd-20। n इज इक्वल टू 78, जो कि ज्ञात होगा आवृत्ति यानी कि f को जोड़ने पर, और सिग्मा fd बराबर 78 माइनस 66, जो कि होगा +12। अब लगाएंगे हम सूत्र है इसका, m इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन n इंटू आई बराबर 55 + 12/78 इंटू 10 बराबर 55 + 1.52 बराबर 56.57 और 57। माध्यिका या मध्यांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार मध्यांक है। मध्यांक को माध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे छोटे होते हैं और दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। अतः मध्यांक वो प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर होती है। यदि समस्त प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर लिया जाए तो उस श्रेणी का मध्य प्राप्तांक ही श्रेणी को 2 ऐसे भागों में बांटेगा कि आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से छोटे होंगे तथा आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से बड़े होंगे। अतः ये मध्य प्राप्तांक, जो कि एक क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु है, मध्यांक कहलाता है। पृष्ठ 105 प्राप्तांकों के क्रम पर विचार करता है तथा इस प्राप्तांकों के बीच के अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मध्यांक की स्थिति केंद्रीय मान भी कहा जाता है। मध्यांक को साधारणतया MD संकेताक्षर से लिखा जाता है। स्पष्ट है कि मध्यांक प्राप्तांकों का मध्य बिंदु होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राप्तांकों को वो मध्य बिंदु जिसके ऊपर नीचे 50% अंक होते हैं। सूत्र MD इज इक्वल टू L विदिन स्मॉल ब्रैकेट n/2 माइनस f ब्रैकेट क्लोज अपॉन FM बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू I, जिसके अंतर्गत L इज इक्वल टू मध्यांक जिस प्राप्तांक में निहित है उसकी निम्न सीमा, n/2 कुल प्राप्तांकों का आधा भाग, f यानी कि मध्यांक निहित प्राप्तांकों की कुल आवृत्ति, FM यानी कि मध्यांक वाले वर्ग की आवृत्ति और I यानी कि वर्गांतर का विस्तार। मध्यांक निकालने का पद। नंबर 1 संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। नंबर 2 n/2 का मान ज्ञात होगा, जिसका अर्थ कि वो संख्या जिस वर्ग के सामने की संचयी आवृत्ति में आती है वही मध्यांक वाला वर्ग होगा। नंबर 3 यदि आवृत्तियों का योग सम हो तो n/2 और यदि विषम हो तो n + 1/2 का मान निकालेंगे। उदाहरण
65, 78, 82, 70, 95, 89, 62, 64 का मध्यांक ज्ञात करो। हल। प्राप्तांकों को क्रमबद्ध करने पर 62, 64, 65, 70, 78, 82, 89, 95। n बराबर 8 है। md बराबर विद इन ब्रैकेट 8/2 प्राप्तांक प्लस विद इन स्मॉल ब्रैकेट 8/2 प्लस 1 प्राप्तांक डिवाइडेड बाय 2, यानी कि चौथा प्राप्तांक प्लस पांचवा प्राप्तांक डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 70 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 2, 148 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उत्तर हुआ 74। कभी कभी मध्यांक ज्ञात करते समय मध्य में स्थित प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण मध्यांक समान प्राप्तांकों के बीच में पड़ जाता है। तब मध्यांक ज्ञात करने में कठिनाई होती है, जैसे 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 में कुल 10 प्राप्तांक है। अतः मध्यांक वो प्राप्तांक होगा जिसके नीचे भी 5 प्राप्तांक हो और ऊपर भी 5 प्राप्तांक हो। यद्यपि मध्य के दोनों प्राप्तांक 6 हैं, जिनकी औसत भी 6 होगा, अतः ऊपर वर्णित नियम में से मध्यांक 6 ही होगा। किंतु 6 के नीचे तो 4 प्राप्तांक हैं, जबकि ऊपर 3 प्राप्तांक हैं, इसलिए 6 को मध्यांक स्वीकार करना उचित नहीं होगा। मध्यांक के लिए प्राप्तांकों को 2 भागों में बांटना होगा कि प्रत्येक प्राप्तांक में कुल प्राप्तांकों की संख्या समान हो। यहाँ पर कुल 10 प्राप्तांक हैं, अतः मध्यांक के नीचे तथा ऊपर 5 प्राप्तांक होने चाहिए, क्योंकि 6 के नीचे 4 तथा ऊपर 3 प्राप्तांक हैं, इसलिए निसंदेह 6 की निम्न व उच्च सीमा अर्थात 5 व 6 के बीच कहीं स्थित होगा। पृष्ठ 106 वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक। आवृत्ति विवरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करते समय माना जाता है कि आवृत्ति अपने अपने वर्गों में समान दूरियों पर स्थित है। उदाहरणार्थ वर्ग 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। आवृत्तियां 2, 8, 12, 25, 23, 18, 8 और 4। उदाहरण 2 वर्ग 90 से 100, 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30। आवृत्तियां 4, 8, 18, 23, 25, 12, 8, 2। अब इसका EF निकालते हैं। 100, 96, 88, 70, 47, 22, 10, 2। 70 मध्यांक वर्ग आया। I बराबर 10, N बराबर 100। यहाँ N बराबर 100, N/2 बराबर 50वीं संचयी आवृत्ति 60 से 70 वाले वर्ग में स्थित होगी। अतः मध्यांक वर्ग में निम्न सीमा L बराबर 69.5, मध्यांक वर्ग से नीचे संचयी आवृत्ति EFB बराबर 47, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति F बराबर 23, वर्ग विस्तार I बराबर 10, मध्यांक MD बराबर L प्लस विद इन ब्रैकेट N/2 माइनस EFB डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इंटू I बराबर 59.5 प्लस 50 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10, यानी कि 60 माइनस 80। बहुलक। बहुलक को बहुलांक अथवा भूयिष्ठक भी कहा जाता है। बहुलक वो प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बहुलक को MO संकेताक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी 2 या अधिक प्राप्तांकों की आवृत्तियों अथवा प्राप्तांकों से अधिक किंतु बराबर होता है, तब इन सभी प्राप्तांकों को बहुलक कहते हैं। जब प्राप्त आंकड़ों में 2 बहुलक होते हैं, तब समंकों को द्विबहुलों के आंकड़े कहते हैं। पृष्ठ 107 बहुलक ज्ञात करने का सूत्र MO बराबर L प्लस विद इन ब्रैकेट FMI अपॉन FM1 प्लस FM2 ब्रैकेट क्लोज इंटू I। MO बराबर बहुलक, L बराबर सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंतराल की निम्न सीमा, FM1 बराबर सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की आवृत्तियां, FM2 बराबर सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग से नीचे वाले वर्ग की आवृत्तियां, I बराबर अंतराल का विस्तार। प्राप्तांक
123 से 127 आवृत्ति 6, 118 से 122 आवृत्ति 10, प्राप्तांक 113 से 117 आवृत्ति 20, प्राप्तांक 108 से 112 आवृत्ति 20, प्राप्तांक 103 से 107 आवृत्ति 15, प्राप्तांक 98 से 102 आवृत्ति 30, प्राप्तांक 93 से 97 आवृत्ति 5, प्राप्तांक 88 से 92 आवृत्ति 8, प्राप्तांक 83 से 87 आवृत्ति 6, प्राप्तांक 78 से 82 आवृत्ति 4, n बराबर 125, MO बराबर L प्लस विद इन ब्रैकेट FMI अपॉन FM1 प्लस FM2 ब्रैकेट क्लोज इंटू I बराबर 97.5 प्लस विद इन ब्रैकेट 15/15 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 बराबर 97.5 प्लस विद इन ब्रैकेट 15/20 इंटू 5 बराबर 97.5 प्लस विद इन ब्रैकेट 15/20 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 बराबर 97.5 प्लस 15/4 बराबर 97.5 प्लस 3/75 बराबर 97.5 प्लस 3.75 बराबर 101.25। प्रश्न बैंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, मनोविज्ञान में सांख्यिकी के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, दंड आरेख क्या है, इसके बनाने की विधि पर प्रकाश डालिए। नंबर 3, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में किस अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, मध्यमान निकालने के सूत्र का निरूपण कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, मध्यांक निकालने का सूत्र लिखिए। नंबर 2, बहुलक की परिभाषा लिखिए। नंबर 3, संचयी आवृत्ति चक्र पर 5 शब्द लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, मध्यमान को सामान्य गणित में रिक्त स्थान कहते हैं। नंबर 2, बहुलक के सूत्र में L तथ्य को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, वृत्तारेख को रिक्त स्थान भी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान पुस्तक समाप्त। आपको हमारी पुस्तकें कैसी लगती हैं? ये बताने के लिए आप अपने विचार हम तक लिखकर खतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है RSVI A303 द्वितीय तल, गोपाला अपार्टमेंट, नरही, राम तीर्थ मार्ग, लखनऊ 226001 या फिर ईमेल करें DAISYRSVI यानी daisyrsvi@gmail.com पर। आपके खतों द्वारा हमारा तथा हमारे रीडर्स का उत्साह बढ़ेगा तथा हम और जोश के साथ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।